जय श्री राम राम रामो से दान रामो रामो वचाया रामो लोके सब सारं मोक्ष मार्ग से नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, आज हम बहुत ही अच्छा विषय पढ़ने वाले हैं। सर। आज से हेलो आगे। सर। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि बाहर प्रवचन चल रहा है। हाँ, ठीक है महाराज साहब। चल तो पाठालोचन क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, बहुत अच्छी चर्चा है ये। और मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के हम कैसे उसका एडिशन निकालते हैं, है ना, और कैसे सही एडिशन तक पहुंचते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। ये बहुत ही अच्छा विषय जो है वो अपन यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं। चलिए, आप में से कोई पढ़ेगा? सर मैं पढ़ सकती हूँ, बट मैं बाहर हूँ, थोड़ा नॉइज रहेगा। चलेगा। नहीं बाकी सब लोग, चलेगा। और कोई नहीं है क्या क्लास में? पढ़ू इतना पढ़िए। लाइन और फिर 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। पाठालोचन एक मूल पाठ कोई किसी भी बात नहीं, आप तब पांडुलिपि। तक, आप जब तक पहुंच जाएंगे आप बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप जी रश जी मत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी जी। हाँ हाँ, आप बाद में आराम से कर लीजिए। ठीक। पूजा जी, आप जी। पढ़ लीजिए तब तक। चलेंगे सब। पाठालोचन मूल पाठ किसी भी पांडुलिपि की लिपि की समस्या निदान के बाद उसके पाठ का महत्वपूर्ण स्थान है। एक मूल मिनट रुकिए। लेखक द्वारा मूल पाठ क्या होता है बताइए? हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जो प्राकृत में लिखा हुआ है, आगम है सर। हाँ मेन जो गणधर द्वारा सूत्र में रचा हुआ है। वो ही है। नहीं, नहीं जयदीप जी। मूल पाठ यानी जो लिपि का लेखक का है, वो हम्म। लेखक का है, और वो फिर बोलता है तो जो जो सब कॉपी करते वो लिपिकर्ता वाले हैं। हम्म, समझ में आया मूल पाठ क्या होता है? कोई भी, ठीक है। ओके। फर्स्ट संस, ओरिजिनल। संस्कृत का रघुवंश काव्य जो है, जो कालिदास हम्म, का लिखा हुआ, हाँ, जो हम्म, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल राइटिंग है, ओके ठीक ओके है, सर। जो लेखक के द्वारा लिखी गई है, वो कहलाता है मूल पाठ। हम्म। लेकिन मूल पाठ तक पहुंचना आसान होता है क्या? नहीं। क्योंकि अब आप देखो, आपके पास जो तत्वार सूत्र होगा वो कोई उमा स्वाति का लिखा हुआ थोड़ी ना होगा। अब तो वो नहीं होगा। बात का होगा। हम्म। अब ख्याल में आ रहा है, ऐसे कोई भी ग्रंथ मिलेगा तो वो आपको मूल ग्रंथकर्ता का लिखा हुआ थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? आज तक जो हमारे पास आया है, हमें वहां से वहां तक पहुंचना है जो लेखक ने लिखा है। तो आप सोचोगे सर ऐसा ये सब क्यों करना, हमारे पास जो आया वो वही तो आया होगा ना जो लेखक ने लिखा होगा। चलिए आइए, अब आप इसी भ्रम को या इसी चीज को और अच्छे से समझते हैं। देखिए। मूल मूल लेखक द्वारा लिखित पांडुलिपि मूल पाठ कहलाती है।
ठीक है, ऐसी डेफिनेशन समझ में आई सभी को? हम्म, जो अभी हमने डिस्कस किया, मूल लेखक के हम्म। द्वारा जो लिखित पांडुलिपि है वो मूल पाठ कहलाती है। आगे। ऐसी पांडुलिपि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसकी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मूल पाठ अत्यधिक उपयोगी होता है। उसके उपयोग को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। क अब मैं कहता हूँ बिना पढ़े बताइए, मूल पाठ की क्या उपयोगिता है, बताइए। मूल पाठ की क्या उपयोगिता है, सोचिए अपने कॉमन सेंस से। एक तो वो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनलिटी। हम्म हम्म। सब फिर वो पता चलेगा कि लेखक क्या बोलना चाहता है, हम्म क्योंकि लेखक का सही संदेश अपने तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा भी और बहुत सारी उपयोगिता होती है मूल पाठ की। तो आइए। विज्ञान के बारे में खोज कर सकते हैं हाँ, सर। हम्म हाँ, और ठीक है, भी देखिए वही। क्या 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 चीजें हमें पता और फिर चलती हैं। हम्म लेखक क्या सोच रहे थे, वो एरा में क्या था, वो भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे। हम्म तो मूल पाठ से लेखक की लिपि लेखन शैली का पता चलता है, जिससे तत्कालीन स्थिति और अभ्यास का पता चलता है। पॉइंट वन ख समझ में आया सभी को? मूल पाठ से हमें सबसे पहले क्या समझ में आएगा, लेखन शैली। अब ये आप तो सोचो, देखिए। उमा स्वाति का तत्वार सूत्र अगर आपको मिले तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि उस समय कैसे लिखते थे, हम्म, कैसे लिखा जाता था, अक्षर कैसे बनाए जाते थे, मोक्ष कैसे लिखा जाता था, म कैसे। आप सोचोगे सर इसमें क्या, ये सब इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे करके। आज जो हम जैसे लिखते हैं करते हैं, उस समय जो लिखा जाता है, आप सोचो 2000 साल पहले और आज बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उसमें हमें हम्म। ये पता चलता है कि उस समय कैसे लिखा जाता था और उस समय की क्या स्थिति थी। ठीक है, और देखिए क्या पता चलता है। लेखक की वर्तनी विषयक पद्धति का ज्ञान होता है। वर्तनी माने राइटिंग। राइटिंग, हाँ। ठीक है, हमें उनकी राइटिंग समझ में आएगी। आपके पास है कोई राइटिंग किसी की लिखी हुई, ऑटोग्राफ लेते हो ना, तो कितना उसका बहुमान होता है जगत में। ठीक है, कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हो और उसका किसी अच्छे क्रिकेटर का उसके पास ऑटोग्राफ हो, कैसे सजाते हैं, कितना बहुमान होता है, कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे मूल आचार्यों की लिखी हुई उनकी राइटिंग क्या थी, उनका कैसा क्या था ना, वो समझ में आता है। और देखिए। पाठालोचन विज्ञान का ध्येय मूल पाठ की खोज करना होता है, जिससे ग्रंथ संगठन संपादन में वह आदर्श का काम देता है। पाठालोचन विज्ञान, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म जब होता है तब हम क्या करते हैं, हमें खोज करनी होती है किसकी, मूल पाठ की। मूल पाठ की। तो क्या सर मूल पाठ खो जाता है क्या, जो हमें खोजना पड़ता है? खोजना पड़ता है सर। हम्म, क्या खोजना पड़ता होगा? ओरिजिनल मिलना है ना सर, ओरिजिनल के लिए वी हैव हम्म। टू। क्या ओरिजिनल? नहीं, मूल पार्ट अगर ओरिजिनल है तो उसको खोजना तो पड़ेगा ही ना सर, क्यों, वेयर इट इज, राइटिंग। कब से बना है, कब राइटिंग में हम्म। हुआ है। नहीं, ये कोई मतलब नहीं, फिर से पढ़ो इसको। पाठालोचन विज्ञान का ध्येय मूल पाठ की खोज करना होता है, जिससे ग्रंथ संगठन संपादन में वह आदर्श का काम देता है। सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारा कुछ ऑथेंटिसिटी लिखा देता होता है, है। लेकिन रेफरेंस का क्या है वो ढूंढना। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि तत्वार्थ सूत्र में बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, लेकिन हम वो अपनी अपना पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि तत्वार्थ सूत्र क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। अगर वो एरा में कुछ बातें चल रही हो तो थोड़ी, अगर वो हो गई हो तो वो नहीं लेनी है हमें। हम्म, ठीक है। देखो, 2000 साल पहले लिखे गया कोई ग्रंथ, अरे 2000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अभी तो हम 500 100 इसमें ही लगा ले तो भी बहुत ज्यादा हम्म। वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। करेक्ट। और आज हमें वो मिलेगा तो वो हमें वही का वही नहीं मिलता, हम्म। उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं। हमने आपको बताया था ना, जब
मूल पाठ से प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं, तो प्रतिलिपियां करते वक्त गलतियां हो जाती हैं। याद है वो प्रकरण जो पढ़ा था अपन ने? हाँ, यस सर। कैसे गलतियां हो जाती हैं प्रतिलिपि करते समझो वक्त? अभी अभी लेखक का मेन पार्ट है और हम बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो बोलने में भी गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर भी आ सकता है, लिखते समय भी हो सकती है। बहुत गलतियां हो सकती है ना। और फॉर हम्म। ऐसे, एग्जाम्पल हाँ बोलिए। अजमेर और आज हम्म। मर गया। हाँ, वही। मान लो किसी ने आज मर गया लिख दिया, ठीक है, और हमें उससे कॉपी आज बनानी मर है। तो अब बताओ, हम जो उससे कॉपी बनाएंगे तो गलती बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? गलत ही बनेगी सर। गया। तो अब वो जो कॉपीज बनते बनते आगे बढ़ती चली जाएंगी, वो आज अगर माने आज उम्र हो गया, वो दो चार, ये तो पुरानी गलतियां थी, वो दो चार वो खुद भी तो अपनी तरफ से करेगा ना, नहीं, जो इस प्रतिलिपि में करेगा। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें कैसे चलती हैं? तो अब सोचो उसमें कितनी सारी गलतियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब उसमें वो चीजें नहीं थी, अब आपको उधर से वहां पहुंचना है जो मूल था, जो मूल लिखा था। ये आपका काम होता है जब आप किसी पांडुलिपि से डील करते हो, ठीक है। तो पाठालोचन विज्ञान में हमें मूल पाठ की खोज करनी होती है। तो खोज कैसे करनी है वो समझ में आया? क्योंकि चीजें बिगड़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो हमें इसलिए मूल पाठ की खोज करनी होती है। वही सब मैन्युस्क्रिप्ट की एडिटिंग में सब चीजें होती हैं। आगे देखिए। मूल लेखक के शब्द भंडारण का ज्ञान भी मूल पाठ से हो जाता है। ठीक है, उनके शब्द के पता चलते हैं, उनको कितना क्या है, उस समय की चीज क्या यूज होती थी, क्या प्रयोग में आता था, वैसा। मूल पाठ से अन्य उपलब्ध पाठों को मिलाने से पाठांतरों एवं पाठ भेदों में वर्तनी, लिपि एवं शब्दार्थ के रूपांतर में होने वाली प्रक्रिया का ज्ञान होता था। देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मान लो कि किसी ग्रंथ की आपको मिल गई मूल पाठ, ठीक है, और हमें उसकी प्रतिलिपियां भी मिल गई। तो अब हम दोनों को मिला करके क्या समझ सकते हैं? तो निकाल सकते हैं ना कुछ गलती हुई है क्या, क्योंकि उसकी ह्यूमन एरर से थोड़ी बहुत तो सर गलती निकल ही जाती है हम्म। मूल पाठ से, और इसमें डिफरेंस तो आएगा ही। देखो फिर आप समझ, लिपि में भी आएगा कि जिसने कैसे लिखा है। देखो एक एग्जाम्पल समझो। तत्पर हम्म। सूत्र पे घटित है, एक उमा स्वाति आचार्य की रची हुई तत्पर सूत्र है, ठीक है, 2000 साल पुरानी। और एक आपके पास है 500 साल पुरानी तत्पर सूत्र, प्रतिलिपि जो उसकी हुई कॉपी होकर के, ठीक है। तो आपके पास मूल प्रति भी है, और आपके पास प्रतिलिपि की प्रतिलिपियां भी हैं, कॉपी की कॉपी, कॉपी की कॉपी भी है, ठीक है। अब आपके पास मूल भी है और आपके पास प्रतिलिपि भी है, अब इन दोनों को मिला के क्या समझ में आएगा? डिफरेंस, वो एरा के टाइम का लिखा है, ये एरा में लिखा है, तो हम्म। सब बहुत ही बदल गया होगा अभी। हम्म। और जो जो नहीं लगता है वो हमेशा सर ये निकाल देते हैं कॉपी में से, वो भी आया होगा कि हमको मिलेगा कि उस ओरिजिनल में क्या था। इससे हम समझ पाएंगे कि देखो कैसे राइटिंग्स चेंज हुई, लिखावट हम्म। चेंज हुई, लिखना चेंज हुआ, लिपि चेंज हुई, शब्द चेंज हुए, कैसे क्या बदले, कैसे क्या चीजें बदल गई, चेंज हो गई या परिवर्तित हो गई, कैसे शुद्ध से अशुद्ध हो गया। ये सारी चीजें समझ में आती है ना, अगर दोनों चीजें मिल जाएं तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई और भी प्रतिलिपि मिलेगी तो उसमें ये गलती होना संभव है, क्योंकि ये चीजें ऐसे गलती हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो दोनों मिलान करने से हमें वर्तनी का, लिपि का, शब्दार्थ का, है ना, इनके होने वाले जो रूपांतरण है उन सब की प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है, क्योंकि ये सब चीजें इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। हम्म। आ, ये चल रहा था, मूल पाठ से अन्य उपलब्ध पाठों को मिलाने से पाठांतरों, वही चल रहे हैं ना सर? हो पढ़ गया है लिया अभी। है तो हो गया, हाँ। हाँ। मूल पाठ की सामग्री अर्थात कागज, स्याही, लिपि लेखन, पुष्टांकन, चित्र, हाशिया, आकार, हड़ताल,
उपयोग आदि से अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन होता है। हाँ, समझाइए, ये वाला पॉइंट इजी है इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ, बताओ। उससे सब पता चलता था वो टाइम मूल पाठ में कौन सा पेपर यूज हुआ है, हम्म। राइटिंग के लिए कौन सी इंक यूज हुई है, उन्होंने हाँ। लिपि लेखन किससे किया, यानी पेन से किया है, पहले तो नहीं था सब पेन, क्या वो ये मोर पंख से करते थे। फिर हम्म। पुष्टांकन कैसा है, यानी ऊपर का जो कवर है मेन, वो क्या कौन सा है, उसमें चित्र कौन सा यूज हुआ है। फिर हम्म। हाशिया यानी हाशिया यानी दृष्टांकन रस्सी। का मतलब होता है कि उधर पेज नंबर कैसे डाले गए हैं, क्या ओके। सिस्टम अपनाया गया है। हम्म। अच्छा सर, आपने वो एक एग्जाम्पल दिया था चित्र, यानी वो एक क्या था वो एग्जाम्पल। देखो, आर्ट तो अलग अलग होती है ना, ये आप हाँ। आर्कियोलॉजी में भी समझ रहे होगे। हम्म। तो उस समय की आर्ट और आज की आर्ट दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। अगर ये हमें सो होगा। 2000 साल पुरानी कोई चीज मिले तो हम ये हम्म। समझ पाएंगे कि उस समय आर्ट कैसी थी। ठीक है, अगर तीर्थंकर को बनाना होता था तो कैसे बनाते थे, हम्म। समोषण बनाता होता है तो कैसे बनाते हैं, वृक्ष को बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। और हाशिया, हाशिया क्या होता है। बताया था सर आपने हाशिया, बुक में उधर लिखा है। एक मैन्युस्क्रिप्ट में आपका हम्म। पेज होता है, वो आप देखो कि एक उसमें रेड लाइन होती है हॉरिजॉन्टली, एक हाँ ये सर। वर्टिकली होती है। ये हाशिया बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। हाँ सर, आप समझ से आप लोग स्पेस जो पेपर छोड़ी रहती है। आप लोग ग्राफ पेपर शीट। लिखते हो, जब आपको हम्म। पेपर भरा, माने आंसर शीट भरनी होती है, ज्यादा दूसरी एडिशनल लेनी हम्म। होती है, तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो बताओ। लाइन क्रिएट करते, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। स्पेस लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लाइन होती ही है, मार्जिन फिर देते आप इधर। राइट हैंड साइड भी एक मार्जिन दे देते हो, हाँ। ताकि और हमारे पास स्पेस कम रह जाए, जैसे हमारी पेपर कॉपी ज्यादा भरे, सबको लगे कि हाँ खूब लिखा है, अच्छे नंबर दे दो। करते हो कि नहीं करते हो, छोड़ छोड़ के लिखते हो। तो ये हाशिया जो होता है, माने एक पेपर में कितना छोड़ना है, क्या जगह है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, कहाँ लिखा जाएगा, क्या छोड़ा जाएगा, है ना, इस तरीके का पूरा जो होता है वो भी होता है, उसका आकार क्या होगा। मार्जिन पैराग्राफ जस्ट हाँ। हम्म। हाँ, वो जो आप एमएस वर्ड में करते हो। हम्म। ठीक है, अब उसका करते हैं। आकार क्या होगा। ठीक है, आज के पेपरों का आकार होता है ना A1 A2 A3 A4, A4 साइज। है ना, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट का क्या आकार होगा। हड़ताल, हड़ताल क्या होता है। हड़ताल पे वो लोग चले जाते हैं ना, वर्कर्स वगैरह या नहीं कुछ तो ऐसे। वो नहीं है, आपने बोला था। ये डायमेंशन है सर, मेजरमेंट। नहीं, हड़ताल यानी वाइटनर, वो टाइम पे जो यूज करते थे वाइटनर, गलत वाइटनर। होने पे हाँ, गलतियों को मिटाने के लिए जो होता था। मिटाने के लिए आज का वाइटनर सर हड़ताल बन सकता है, यानी हमारे टाइम का तो वाइटनर। गलतियां तो तब भी होती थी, तो हाँ। गलतियों को कैसे मिटाया जाता था। अब देखो, सब चीजों में अलग अलग होता है। एक टाइपराइटर में गलती हो तो आप उसको कैसे मिटाओगे, वो एक अलग चीज है। हम्म। आपके कंप्यूटर में गलती हो, आप उसे कैसे मिटाओगे, वो अलग है। आपके हाथ में लिखी हो, उसे कैसे मिटाओगे, उसे कैसे सही करोगे, करेक्ट करोगे, वो अलग है। हम्म। पेन से लिखे हुए को कैसे करेक्ट करोगे, पेन से लिखे हुए को कैसे करेक्ट करोगे, सब में अंतर होता है ना, आज के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। ऐसे हम्म। उस समय भी कैसे गलतियां होती, ऑब्वियस गलतियां होती थी, गलतियों को कैसे करेक्ट किया जाता था, क्या यूज होता था, क्या विधि होती थी। ये सब चीजों की जानकारी हमें मिलती है, किससे मिलती है, मूल पाठ से। हम्म। अगर हमें किसी कृति का मूल पाठ मिल जाए तो हमें ये सारी जानकारियां जो हैं वो हमें मिलती हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट। लिपिक का सर्जन, किसी भी ग्रंथगार पढ़ लो में थोड़ा। किसी मूल पाठ का होना काफी महत्वपूर्ण होता है, हम्म। किंतु ग्रंथगार में रखे सभी ग्रंथ मूल पाठ नहीं होते। उनमें से बहुत से मूल पाठ के वंश के आगे की कई पीढ़ियों से आगे के हो सकते हैं। रुकिए प्रारंभ रुकिए, में क्या क्या कहा गया। ग्रंथगार ग्रंथागार क्या वही, होता है। सही है, मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर जहाँ पे अपन जाएंगे पांडुलिपि देखने। कोई भी लाइब्रेरी, हम्म। ठीक है, ग्रंथागार, ठीक है, तो कोई भी लाइब्रेरी होती है, उसमें जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उन सबके पास मूल पाठ होगा क्या। कॉमन नहीं। सेंस से सोचो, कैसे होगा। शतपार सूत्र तो एक ही होगा ना, कोई ग्रंथ तो एक ही होगा ना, सबके पास थोड़ी ना मूल पाठ होगा।
तो यूजुअली नहीं होता किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर में या किसी भी लाइब्रेरी में, आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि वो सब पुरानी है, इतने पुराने हमें नहीं मिलते आज कोई भी। तो आज हमें मूल प्रति तो मिलती ही नहीं है, मूल पाठ तो हमें मिलेगा ही नहीं किसी भी ग्रंथागार में। तो हमें क्या मिलता है? उसका मूल पाठ के वंश के आगे की पीढ़ियां। ये क्या हो गया सर? इनके भी बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या? ये पीढ़ियां हो रही हैं, नहीं, वंश बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? अब मैन्युस्क्रिप्ट का वंश होता है, उसकी भी जनरेशन्स होती हैं। कैसे होती हैं जनरेश? क्या क्या उसका लीनिएज है, क्या उसकी परंपराएं हैं, क्या उसकी पीढ़ियां हैं? देखो, एक है तत्पार्थ सूत्र, ठीक है, उमास्वाति आचार्य ने लिखा। अब उन्होंने जब मूल लिखा तब अपने आंखों के सामने ही या अपने रहते हुए ही मूल प्रति से 4 प्रतियां और कॉपी करवाई 4 लोगों को। शिष्यों से देते हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन हो गई। हम्म। जनरेशन समझ में आ रही है? फर्स्ट जनरेशन क्या जैसे हो गया? जो वो मूल खुद पाठ उन्हें लिखा लिखा हुआ है। है वो ही है फर्स्ट। ठीक है, अब 4 कॉपीज हो गई। 4 हम्म। कॉपी, एक नॉर्थ में चली गई, एक साउथ में चली गई, एक ईस्ट में चली गई, एक वेस्ट में चली गई, ऐसे अलग अलग जगह, गुजरात में, एक महाराष्ट्र हम्म। में, जैसे तमिलनाडु में, ऐसे अलग अलग जगहों पे गई। ठीक है, अब वहां गई तो वहां और इसकी कॉपीज हुई, हम्म। थर्ड जनरेशन आ गई, फिर उस कॉपीज की कॉपी हुई, फिर फोर्थ जनरेशन आ गई, फिर उसकी कॉपी हुई, फिर फिफ्थ जनरेशन आ गई, ऐसे। अब समझ में आ रहा है पीढ़ियां? हम्म। तो आज जो आपको कोई भी ग्रंथ मिल रहे हैं वो क्या हैं? वो मूल ग्रंथ नहीं है, वे मूल पाठ नहीं है, वास्तव में उस मूल पाठ के वंश की आगे की पीढ़ियां हैं। और मान लो कि जैसे कोई भी अगर इसके मूल पाठ की और प्रतिलिपियां ना बनाए तो खत्म हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो हमारे को ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है, कहा जाता है उमास्वाति आचार्य ने कितने ग्रंथों की रचना की? प्रसिद्ध है उनके संदर्भ में। कुंद कुंद आचार्य के कितने पहाड़ की रचना हुई है? उन्होंने कितने पहाड़ों को लिखा? अष्ट, 8। सो अष्टपौड़ी में ना 8 लिखे हैं। अष्ट पहाड़ तो 8 पहाड़ों का कंपाइलेशन। देखो, ऐसा कहा जाता है कि कुंद कुंद आचार्य ने 84 पहाड़ लिखे थे, 84, जिसमें से समय पहाड़, समय सार जो है ना, वो समय पहाड़ एक पहाड़ है। हम्म। अष्ट पहाड़ जो है ना, ऐसे 8 पहाड़ है, ऐसी प्रवचन हम्म। सार है ना, वो एक पहाड़ है, एक पंचास्तिका है पौड़ी, वो एक। एक ऐसे पौड़ी। उन्होंने 84 पहाड़ लिखे थे, ऐसे 84 ग्रंथ ओके। लिखे थे। आज कितने मिलते हैं कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ? ऐसे ही यहाँ पे उमा पता। स्वाति के कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं बताइए? दिगंबर परंपरा अनुसार तो उमा स्वाति ने, माने उमा स्वामी या उमा स्वाति ने एक ही ग्रंथ लिखा था, तत्पार सूत्र। हम्म। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उमा स्वाति आचार्य का क्या क्या मिलता है? बताओ। तत्वात सूत्र है प्रथम से। कैसे चलेगा? हाँ, नहीं, तत्वार्थ सूत्र की टीका किसने लिखी? तत्वार्थ भाष्य। आप लोगों की जय हो। नहीं सर। ये क्या हो गया आप लोगों को? तत्वार्थ सूत्र की जो भाष्य है, तत्वार्थ भाष्य जिसे सोपज्ञ भाष्य कहते हैं, वो उमा स्वाति का लिखा हुआ बताया जाता है। श्वेतांबर परंपरा कहती है कि वो उमा स्वाति ने ही लिखा है, दिगंबर परंपरा उसको नहीं मानती। ठीक है, ये अलग चीज है। दूसरी बात, उमा स्वाति का एक और ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है प्रशमृति प्रकरण, जो आज उपलब्ध है, हमें अवेलेबल है, हमें मिलता है, छपा है। ठीक है, तो एक तो वो हमें मिलता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कि उमा स्वाति ने ऐसे 500 ग्रंथों की रचना की थी। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो ये अलग बात है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन हमें आज कितने ही ग्रंथ जो है वो नहीं मिलते। समंतभद्र ने तत्वार्थ सूत्र पर एक टीका लिखी थी, क्या नाम था उसका? आप जानो सर, हमें क्या लेना देना।
क्या नहीं लिखा सर, है? पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रही है, रुको ना सर 2 मिनट। आप तो नहीं मान सकते। उनकी दूसरी। गंधहस्ती महाभाष्य। हाँ, ठीक है। हस्ती मामा। गंधहस्ती महाभाष्य ये क्या है? तत्वार्थ सूत्र की टीका है, जो किसने लिखी? समंत भद्राचार्य ने। हम्म। ठीक है, जो चौथी पांचवी शताब्दी में हुए, उन्होंने इस पर टीका लिखी। वो आज हमें नहीं मिलती। ठीक है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कुंद कुंद आचार्य ने जो षटखंडागम ग्रंथ है ना, षटखंडागम, हाँ, ये पुष्पदंत और सब भूतबली का लिखा पुष्पदंत हुआ, बुदबली वालों का। हाँ, वालों का। नहीं, मैंने उनको याद की है सर, उन्होंने लिखा है 2 शिष्यों हाँ। को। तो उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है उस पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परिक्रम नामक टीका लिखी थी, कुंद कुंदाचार्य ने। नहीं मिलती हमें। ऐसे बहुत सारे, ये तो मैं कुछ आपको फ्यू एग्जांपल्स बोल रहा हूँ। ऐसे कितने ही ग्रंथ हैं, कितने ही ग्रंथ हैं जो आज हमें अवेलेबल नहीं होते। आप सोच सकते हो क्यों नहीं होते हमें अवेलेबल? सोचो। क्योंकि उनकी पांडुलिपि कॉपी की नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, वो अकेले ही रहे मूल होगे। में ही वो ये हो मूल में ही चले डिस्ट्रॉय गए, हो गया। मूल में ही डिस्ट्रॉय हो बने गए। हुए, या दो तीन बनी होंगी तो दोनों तीनों नष्ट हो गई। हम्म। बहुत नष्ट के कारण भी कम नहीं है ना। मैंने हम्म। मैंने नेचुरली नष्ट हो गई, दीमक लग गई, कीड़े लग गए, लोगों ने जला दी, अवेयरनेस नहीं थी, खत्म कर हम्म। दी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इसलिए आज हमारे को सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ी, उनके वंश आगे नहीं बढ़ा, उनकी कॉपीज नहीं हुई। अगर उनकी कॉपीज की जाती तो वंश आगे बढ़ता, वंश आगे बढ़ता तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके आज हमें अवेलेबल होता। बट आज हमें अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक कारण होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इस, प्रारंभ में मूल आपको जो पाठ। मैंने समझाया है ना अभी, वो सारा आगे आने वाला है। ठीक है, अब जरूरी नहीं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए। प्रारंभ में मूल पाठ से जितनी भी प्रतिलिपियां तैयार होती है, वे सभी मूल पाठ के वंश की प्रथम स्थानीय संतानें मानी जा सकती है। मान समझ में आ रहा है लीजिए कौन मूल किसके पाठ। संतानें हैं? यस सर। एक जो मूल माने मैन कॉपी से, ओरिजिनल कॉपी से जो लिखा जाता है वो। ठीक है, अब आगे देखिए। मान लीजिए मूल पाठ से 3 लिपिकों ने कुछ प्रतिलिपियां निम्न प्रकार से तैयार की। प्रथम ने 3 प्रतियां, दूसरों ने 2 प्रतियां, तीसरे ने 4 प्रतियां आदि। एक मिनट इन रुकिए, प्रतियों। इसको 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 ऐसे करते हैं। पहला एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे जो मैं हाँ, ये ड्रॉ कर सब रहा दिख हूँ। रहा है। ठीक है, अब इसके इस मूल पाठ से 3 लोगों ने तीन बनाई। 3 डिवीजन। पहले वाले ने कितने बनाई? कितनी कॉपीज बनाई? तीन। 3, इसने तीन। 3 लिखी। दूसरे वाले ने तीसरे ने कितनी कॉपीज दो। बनाई? 2। और तीसरे वाले ने कितनी कॉपीज चार। बनाई? चार 4। कॉपीज बनाई। ठीक है, अब कितने ग्रंथ हो गए सोचो। कैलकुलेट करो कितने ग्रंथ हो गए, जयदीप जी 9। बताइए। 9। ठीक है, नहीं। तो पहले हमारे पास एक तत्वार्थ सूत्र था। अब उसी एक तत्वार्थ सूत्र से हम हमारे पास माने सामने 9। साक्षात उसी समय एट द सेम टाइम 9 हो गए। 9 हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। इन प्रतियों के तैयार करने में प्रत्येक लिपिक ने अपनी ही पद्धति से उन्हें तैयार किया है। यहाँ तक कि कभी-कभी एक ही लिपिक द्वारा तैयार 2 प्रतियां में भी भिन्नता मिल जाती है। रुकिए रुकिए, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर एक मैंने देखो, एक ग्रंथ से 3 बनाई गई, ये जो 3 बनाई हम्म। गई ना, क्या ये तीनों हम्म। एक जैसी होंगी या तीनों की स्टाइल में, राइटिंग में कुछ अंतर होगा? लिखने में, अंतर होगा शब्दों सर। में अंतर होगा सर। अंतर होगा ना? मूल हम्म। से भी भले ही बनाई गई हो तो भी सब में अंतर होगा कि नहीं होगा? तीनों में। होगा सर। अरे यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति जिसने 4 बनाई हैं उनकी चारों में भी अंतर देखने को मिल सकता है। हम्म। एक ने 3 बनाई है, उन तीनों के में भी अंतर देखने को मिल हम्म। सकता है। अब ख्याल में आ रहा है कि कितने डिफरेंसेस होते हैं? ये तो हम्म। तब हाल है जब मूल प्रति है। ठीक है, आगे। हम्म। इन प्रतियों के तैयार करने में प्रत्येक लिपिक ने अपनी ही पद्धति से उन्हें तैयार किया है। यहाँ तक कि कभी-कभी एक लिपिक द्वारा तैयार 2 प्रतियों में भी भिन्नता मिल जाती है। पूर्व काल में जब
छापा खाने नहीं थे, तब ग्रंथों को लिपिक द्वारा लिखवा कर पढ़ने वालों को दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि लिपिक की समस्त अयोग्यताओं के कारण पाठ अशुद्ध हो जाता था। रुकिए रुकिए रुकिए, ये समझ में आया क्या होता था? हाँ, प्रॉब्लम, यस। प्रिंटिंग प्रेस ओके। नहीं थी, कोई छापा खाना नहीं था जो एक ही हाँ। सांचे में ढाल के छाप दिया तो एक जैसा होगा। अब इसमें हम्म। प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, लिखने वाले की जो सब गलतियां हैं वो सारी उसमें आ जाएंगी। हम्म। तो लिपिक की जो अयोग्यताएं हैं, उसको कोई शब्द समझ में नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, उसकी हम्म। राइटिंग कुछ और है या कैसा कुछ है ना, उसने कुछ समझ लिया, कुछ का कुछ समझ लिया, कुछ का कुछ लिख दिया। अब उसकी जो अयोग्यता है, इस कारण से उसमें सारी अशुद्धियां आ जाती हम्म। थी। ठीक है, अब क्या क्या देखो आगे बता रहे हैं। किसी का सुलेख अच्छा नहीं होता था, कोई ग्रंथ के विषय से अपरिचित रहता था, किसी का शब्दकोश सीमित होता था। फलतः पांडुलिपि में उन कमियों को देखा जा सकता है। क्या क्या पांडुलिपियों में गलतियां आ जाएंगी अब? एक तो मैम राइटिंग नहीं समझ में आई तो वो गलत होगा। कुछ हम्म। पता नहीं होगा, वो वर्ड का उनको नॉलेज नहीं होगा तो भी वो कुछ भी डाल सकते हैं। हम्म। और कुछ पता नहीं हो तो भी लिख देंगे, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है तो भी लिख रहे हैं। कोई सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हो और फिर लिखो हम्म। तो गलत ही लिखा जाएगा ना। मान लो किसी यस। को जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता हो, जैन कॉस्मोलॉजी, अब आप उससे लिखवाओ, अब उसको क्या पल्ले पड़ेगा? ये तुम्हारा जम्बू द्वीप है, ये धातकी खंड है, ये लवण समुद्र है, ये कालोदरी है, ये विदेह क्षेत्र है, ये 16 नगरियां हैं, ये पूर्व विदेह, उत्तर विदेह, सुदर्शन मेरू, ये क्या उसको क्या समझ में आएगा? वो कहेगा गंगा सिंधु, गंगा, ये गंगा तो यही है अपनी अभी। अरे वो गंगा नहीं है, ये गंगा अलग है, वो गंगा अलग है। क्या समझ में आएगा? अब आपको समझ में आ रहा है? वही गलतियां हो जाएंगी। अब जिसको जैन दर्शन की सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं हो, चीजों की नॉलेज नहीं हो, तो उससे भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे। अज्ञानता के कारण भी पांडुलिपि में अनेक विकार आ जाते थे, जिनमें प्रधान विकार शब्द संबंधी रहता था। इसके मूलतः तीन कारण थे। अब देखो शब्दों में कैसे बदलाव हो जाता था। देखो सबसे पहला, एक काल्पनिक, प्राय राम को राय या राय को राम पढ़ना असंभव नहीं है। अब एक समझ में आ साथ रहा लिख है? किसी ने राम लिखा, अब आपने राम का राय कर दिया। हम्म, एक किसी ने साथ लिखे किसी ने राय लिखा, उसे राय का राम कर दिया। कितना कॉमन होता है, आप खुद ही मैं कहता हूँ इसका अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करना हो तो आप सभी लोग एक वर्कशॉप कर सकते हो, एक थोड़ा सा कर सकते हो, अपनी अपनी राइटिंग में लिखो। हम देखते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना हम लोगों के, इसलिए हम जानते हैं। अपनी अपनी राइटिंग में लिखिए। देखिए किसी में, और फिर इंग्लिश में बाद भी, हिंदी में भी। अब दूसरे से बोलो कि आपको ये कॉपी करना है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको अपनी राइटिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और सब छोटे से पैराग्राफ को लिख करके लाइए और दूसरे को उसके मैंने दूसरे ने लिखा जो है उस पैराग्राफ को बस अपनी राइटिंग में कॉपी करना है। अब आप देखना उसमें कितनी गलतियां होंगी। ये तो ऐसा खुद होता का है। खुद भी समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में लिखते हैं, फिर बाद में लिखने जाते हैं तो फिर पता चलता है कुछ तो लिखा है इधर ये। सही बात है, अपन को भी अपना नहीं समझ में आता। एक साथ लिखे र और व, र किन्हीं को। लोगों की राइटिंग तो बहुत खराब होती है ना, उनके उनके बारे में कहा जाता है खुद लिखे और खुदा पढ़े। हैं? ऐसा भी कहा जाता है कि भैया ये खुद लिखते हैं और बस उसको खुदा ही पढ़ सकता है और कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। अब डॉक्टरों को ही देख लो आप। हैं? डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं मालूम मेरा। वही तो। हाँ, वो सिर्फ चलिए, मेडिकल वाला ही अब ऐसे ही कोई डॉक्टर वाली राइटिंग वाला हो, पांडुलिपि लिखे तो क्या जानता। लिखेगा, क्या समझ में आएंगे? तो भी चलिए हालांकि, पांडुलिपि आफ्टर हाँ, सम इयर्स वी रीड वी नॉट नो क्या है करके। हाँ। वो तो है ना, ऐसे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं आज। आपको तमिलनाडु वाला शेयर तो किया ही था, ऐसे बहुत है, हाँ, बहुत है, बहुत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के हैं। इसमें हम नहीं पढ़, हर चीज़ों को एग्जैक्टली नहीं हम उसको डिकोड कर पा रहे हैं। चलिए एक आगे आगे। साथ लिखे र और व, र को ख पढ़ा जा सकता है। ठीक है, र भी लिखा है, व भी लिखा है, अब वो रव भी है, ख भी है।
प्रॉब्लम आती है। हाँ। इस हम्म। प्रकार किंचित मात्र भ्रम के कारण लिपिक कुछ का कुछ लिख सकता है। भ्रम की यह परंपरा आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। फलतः काव्य के अर्थ ही कुछ हो जाते हैं। यथा मूल लेखक ने लिखा राम, प्रथम लिपिक ने लिखा राय, दूसरे लिपिक ने लिखा राज, तीसरे लिपिक ने लिखा सच आदि। समझ में आ रहा है? अब किसका क्या 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 बन गया। अब ऐसी पांडुलिपि आई आपके पास। राम का अब सच। अब आप दिमाग खुल जाओ, ये क्या सच का क्या अर्थ है, यहाँ पे सच कैसे आ गया। ये क्या होना चाहिए, कोई दूसरा शब्द होना चाहिए। आपका अब आपकी देखो, जब आप टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करते हो या तब आपको क्या करना पड़ता है। तब आपको करना पड़ता है सच से आपको राम तक जाना है। इसे बोलते हैं आज की जो हमें पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि से मूल पाठ तक पहुंचना। क्योंकि असली तो राम है। जब तक आप राम नहीं लिखोगे तब तक वो सब गलत है। अब आपने कह दिया हमारी क्या गलती, सच का सच लिख दिया। अरे भाई, ऐसे अनपढ़ होके काम नहीं करना पड़ता है ना, थोड़ा दिमाग से चलना पड़ता है। वो सच का क्या होगा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट में कोई अर्थ है कि नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पीछे सोचना पड़ता है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। तो अब आप माने जब आप मैन्युस्क्रिप्ट लेते हो तब आपका काम है सच से कहाँ तक पहुंचना, राम तक पहुंचना। ये है मूल पाठ तक पहुंचने। और देखिए, इस प्रकार एक ही शब्द भ्रमवश विकार को प्राप्त कर आगे वालों के लिए विकारों की श्रृंखला बना देता है। यह विकार का एक काल्पनिक इतिहास है। यथार्थ उदाहरण के रूप में होई लगा जेवणार ससारा, सॉरी क्या है, पजावत माँ प्रगुप्त, होई देखिए लगा जेवणार पसारा। ये जो है यहाँ एक में सा लिखा है और एक में प लिखा है। ठीक है, हाँ, ये ससारा न पसारा। पद्मावत जो है ये उस ग्रंथ का नाम होगा। और ये ओके। जो है वो उनके एडिटर राज होंगे शुक्ल। जिन्होंने उसमें से लिखा। ठीक है, अब उनका नाम क्या है वो पता नहीं, ये शायद रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं नीचे वाले। ठीक है, क्योंकि वो फेमस है। अब ये कह रहे हैं कि मान लो ये हिंदी का काव्य है, हिंदी माने ब्रज भाषा का लिखा हुआ काव्य है। अब एक में ससारा है, एक में पसारा है, अब क्या करें भाई। ठीक है, अब इसमें दिक्कत आती, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, अलग अलग मीनिंग होगी, अब क्या होगी वो तो विशेष जाने। देखो, अब एक ये हैं दो, माने ये तो स्कॉलर्स लोग हैं, कौन, ये जो है ना, ये दोनों लोग, ये तो विद्वान लोग हैं। फिर भी विद्वान गुप्त। लोगों में ने किसी ने एक को ससारा पढ़ा और एक ने पसारा पढ़ा, और वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है ससारा सही है, कोई कह रहा है पसारा सही है। अब बताओ क्या करें। लिखने वाले ने तो एक ही लिखा है ना। कई बार होता है ना कि कोई दूसरा शब्द आ गया और उसका भी कोई ना कोई मीनिंग निकल जाता है, और दोनों के अपने अपने कोई ना कोई मीनिंग निकल रहे होंगे। तो एक उसको ससारा पढ़ रहे हैं, एक पसारा पढ़ रहे हैं, एक में ससारा मिला, एक में पसारा मिला, चल रहा है। ठीक है, ख्याल में आया सभी को। इतना ही रहने देते हैं, बाकी और क्या क्या होता है वो अपन आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ ओके। लेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र सर, थैंक यू सर। ओके सर।